गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा बायोट-सवार्ट्ज लॉ। तो देखिए लास्ट टाइम या लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम ये जान चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैरी करेगा तब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बात एक्सपेरिमेंटली अस्टर्ड साइंटिस्ट जो उन्होंने क्या की थी बच्चे, प्रूफ की थी एक्सपेरिमेंटली। अब देखिए उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। भी मान लो किसी भी कंडक्टर के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है, अब उस कंडक्टर के चारों तरफ आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस पी पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड निकालूं। ये नहीं बता पाए अस्टर्ड सर कि हम कैसे निकालें। उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि जब कंडक्टर में आपका करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे, तो बायोट और सवार्ट्ज नाम के बेटा 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर क्या दिया, एक लॉ दिया जिसका नाम रखा गया क्या, बायोट-सवार्ट्ज लॉ। तो बायोट-सवार्ट्ज लॉ का हम यूज करते हैं बच्चे क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो डेफिनेशन क्या रहेगी बायोट-सवार्ट्ज लॉ की, सिंपल वे में आप बोलोगे कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए तो बच्चे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए एक कंडक्टर कंसीडर किया हमने बच्चे, जैसे मान उसका नाम रखा मैंने क्या, एक्स वाई। तो एक्स वाई मैंने एक कंडक्टर लिया, तो उसके अंदर आपका आई करंट क्या कर रहा है बच्चे, फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने एक एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड आपके पास क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि इसके आसपास मैंने एक पी पॉइंट लिया बच्चे, तो उस पी पॉइंट के ऊपर मैं ये पता करना चाहूंगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें किसने बताया बच्चे, बायोट-सवार्ट्ज लॉ ने। ठीक है, मतलब बायोट और सवार्ट्ज जो लॉ था तुम्हारे पास। तो देखो क्या, तो इस लॉ के अंदर, इस लॉ की ये लिमिटेशन थी कि आप एक ही बार में कंप्लीट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा बच्चे, उसकी एक स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी। कोई भी एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया उसका, यहाँ से मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ हमने कंसीडर किया, तो उस टुकड़े की मैंने लेंथ बोल दी बच्चे क्या है, dl। क्या है, dl। तो मैंने क्या लिया, एक स्मॉल पार्ट लिया मेरे कंडक्टर का, क्लियर है। तो देखिए वहां से उसको क्या बोला जाता है, करंट एलिमेंट बोला जाता है बच्चे। तो करंट एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई करंट। भाई उस लेंथ में कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट होगी लेंथ की और करंट की, वो आपके पास क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट। तो एक छोटा सा आप क्या लेंगे, एक करंट एलिमेंट लेंगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो उसकी वजह से पहले क्या करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इनिशियली हम क्या लेके चले, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी बोली बच्चे हमने, dl बोली जी। तो और हम पी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो रहेगा कहां से बच्चे, हमारा जो करंट एलिमेंट था उससे मैंने कंसीडर कर लिया क्या, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ dl। तो देखो जो तुम्हारे पास में जो करंट एलिमेंट होगा बच्चे, तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। तो करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है, जो डायरेक्शन क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की होती है। इलेक्ट्रिक करंट इस x to y फ्लो कर रहा है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ होगी बच्चे, x to y होगी, यहाँ होगा आपका करंट एलिमेंट। जैसे ये एरो हेड लगा दिया मैंने। तो करंट एलिमेंट और जो आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का, उनके बीच में एंगल मैंने कंसीडर कर लिया क्या बच्चे, थीटा कंसीडर किया जी। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट
एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। अब देखिए तो बेटा बायोट-सवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ, तो बच्चे बायोट और सवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग यह पाया गया, इट इज फाउंड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। यदि स्मॉल आपने पार्ट लिया है कंडक्टर का, तो स्मॉल पार्ट की वजह से P पॉइंट पे स्मॉल ही क्या आएगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की नोटिस में मैंने क्या रखी, dB रखी। क्लियर है जी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे वो मैग्नेटिक फील्ड उस P पॉइंट के ऊपर कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी हमारे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा P पॉइंट के ऊपर। और साथ में बच्चे क्या होगा तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे किसकी, जो आपने क्या लिए, स्मॉल लेंथ ली है उस करंट एलिमेंट की। तो करंट एलिमेंट की जो लेंथ होगी उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और साथ में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चे साइन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P। भाई इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन एंगल ले लीजिए, उसके क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई, ये हमारे पास क्या हुई, थर्ड इक्वेशन हुई। तो बच्चे और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड था P पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, 1/r² के। 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² के क्या बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ पाया गया, ठीक है। तो देखिए तो तीनों के तीनों, सॉरी ये हमारे पास 4 फैक्टर आए, तो 4 के 4 फैक्टर को हमने क्या कर दिया बच्चे, कंबाइन किया। और 4 के 4 फैक्टर को कंबाइन करने से हम पाते हैं कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा डिवाइड बाय r², डिवाइड बाय r²। तो मैंने सभी टर्म को क्या कर दिया बच्चे, कंबाइन कर, तो मेरा रिजल्ट ये आया। तो हमें पता है जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो वहां पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने k का नाम दिया, तो हमारा आया IDL साइन थीटा डिवाइड बाय r²। अब देखो जो k की जो वैल्यू होगी बच्चे, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हमारा सीजीएस सिस्टम होगा, ठीक है जी, तो उसके अंदर बेटा जो k की वैल्यू जो है वो कितनी कंसीडर करके चलोगे आप, 1 लेके चलोगे हमेशा। क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में k = 1 होगा। और एसआई सिस्टम की हम बात करें, एसआई सिस्टम के अंदर बच्चे जो k की वैल्यू होगी वो तुम्हारे पास क्या होती है, μ0 डिवाइड बाय 4π, μ0 डिवाइड बाय 4π। अब बात करते हैं एक बार तुम्हारे पास की μ0 क्या है। यहाँ पे हमने कहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया मैंने। तो एसआई सिस्टम के अंदर k की वैल्यू μ0 डिवाइड बाय 4π लेके चलते हैं हम। तो μ0 क्या है, देखिए μ0 यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 की जो वैल्यू है बच्चे वो हमेशा कितनी होती है तुम्हारे पास, 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, 4π × 10⁻⁷। और यूनिट यहाँ पे जो हम यूज करेंगे बच्चे, वो यूनिट हम यहाँ से यूज करेंगे बच्चे। तुम्हारे पास क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमारे पास क्या रहेगी बच्चे आपकी, अब साइन नोट की क्या रहेगी बच्चे। इसके बाद हम बात करें, ये इस वैल्यू को बच्चे पुट कीजिए, तो अकेली μ0 की वैल्यू आप ये राइट डाउन करोगे तो ये हमारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी μ0 की वैल्यू, जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो एसआई सिस्टम के अंदर k की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। तो वहां से मेरे dB की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, μ0 डिवाइड बाय 4π IDL साइन थीटा डिवाइड बाय r²।
ये मेरी क्या आती है बच्चे, एस आई सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ देखिए, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म, इसी फॉर्मूले को, तो वेक्टर फॉर्म की बात आती है। तो बच्चे वेक्टर फॉर्म के लिए मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में आर लगाया, इनटू में क्या लगा दिया साइन थीटा, और डिवाइड बाय में क्या किया आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर। मीन्स मैंने मेरी इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया और आर से क्या किया डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो गई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। तो देखिए क्या हुआ, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। तो अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा जी, मैंने वेक्टर का साइन यूज किया तो अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ आपके पास आई, तो ये बनेगा आपके पास डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, साइन थीटा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तुम्हारे पास, और ये क्या हुआ आर क्यूब होगी जी, आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आता है बच्चे, रिजल्ट आता है जी, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट आर आर क्यूब, ठीक है। तो साइन आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है जी। आर हमारा पोजीशन वेक्टर था और डी एल हमने बोली करंट एलिमेंट की क्या थी, एक लेंथ थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, हमने बोला, हमने वेक्टर फॉर्म में तो लिख दिया, अभी डायरेक्शन कहाँ होगी, वेयर इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं भी, मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड डीपी वेक्टर जो हमने लगाया है वो तुम्हारे पास बच्चे क्या आ रहा है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब एक वेक्टर इक्वल टू हो दो अन्य वेक्टर की प्रोडक्ट की, तो वो क्या होता है, उन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो डीएल के परपेंडिकुलर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं उस प्लेन के डीबी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर डीएल और आर वेक्टर होंगे आपके पास, ठीक है, और इन दोनों का भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालें एट पॉइंट पी, देखिए तो बच्चे यहाँ पे यूज करेंगे हमारा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो ये जैसे राइट हैंड तुम्हारे पास थंब रूल है, तो यहाँ से जो ये थंब होगा बच्चे, ये तुम्हारे पास डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन करंट की, ठीक है, तो ये नीचे होगा तो डाउनवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये फिंगर है तुम्हारे पास बच्चे, ये शो करेगी तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, तो जिस भी कंडक्टर के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस कंडक्टर को बच्चे अपने फिंगर अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ लीजिए उसको ऐसे, ठीक है। तो फिर देखिए आपका जो थंब होगा उसको आप सेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे हमारा अपवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने करंट के डायरेक्शन में हमारा थंब था वो सेट कर दिया। अब जो तुम्हारी फिंगर है बच्चे, तो फिंगर देखिए, जैसे मैंने इसको ऐसे, मैं इसको क्या करूंगा, पकड़ूंगा, तो मेरी जो ये उंगली है बच्चे, ये क्या कर रही है, पी पॉइंट के एंटर करती हुई मेरे को अपीयर हो रही है, मतलब पी पॉइंट के अंदर जा रही है, ठीक है। वैसे आपको फील करना है कि पी पॉइंट से ये आपकी जो फिंगर है वो अंदर एंटर कर रही है या वहां से लीव कर रही है। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे पकड़ के देखता हूं, तो मेरी जो फिंगर है बच्चे वो पी पॉइंट के अंदर एंटर करती हुई मेरे को अपीयर हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि पी पॉइंट के ऊपर मेरा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और साथ में क्या है, डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ है, वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। यदि आपका करंट कहाँ करता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्लो करता, तब उस समय आप इसको कैसे करते बच्चे, ऐसे पकड़, तो उस समय आपकी फिंगर देखिए, तो पी पॉइंट से कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, नहीं आ रही, तो आप ये बोलते कि आपका अब जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट वो कहाँ है, आउटवर्ड है, कहाँ है, आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर तो है ही, वो यहाँ से पता चलता है, क्लियर। तो ऐसे आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अब देखिए, तो ये तो क्या था बच्चे, सिर्फ ओनली स्मॉल पार्ट के लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट निकाला। अब कंप्लीट के लिए, होल कंडक्टर के लिए, होल कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो होल के लिए बच्चे क्या कर दे, हम इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे जी, क्या कर दे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया मैंने, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, विदाउट वेक्टर फॉर्म लेके चल रहा हूँ। क्लियर है जी। तो ये क्या होगी मेरे पास, यहाँ से क्या आएगा, ये कटने के बाद v आएगा, टोटल मैग्नेटिक v मान लीजिए, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये बच्चे क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। क्लियर। अब बच्चे हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केस क्या होंगे, तो सबसे पहले हम पहले स्पेशल केस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस की बच्चे में बात करूं, सबसे पहले हम कंसीडर करके चल रहे हैं हमारा स्पेशल केस फर्स्ट। तो स्पेशल केस फर्स्ट के अंदर देखिए आप, आपके पास क्या है, यदि हम बात करें एंगल को क्या कंसीडर कर लीजिए बेटा, थीटा कंसीडर कर लीजिए। यदि हमें एंगल की वैल्यू मैं क्या लेता हूं, स्टार्टिंग में 0 लेता हूं, क्या लेता हूं, 0 लेता हूं। तो यदि मैं एंगल की वैल्यू 0 लेता हूं तो उस समय मेरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी P पॉइंट के ऊपर, तो ये हम देखेंगे हमारे स्पेशल केस के अंदर। तो देखिए तो ये क्या हुआ हमारे पास, तो फर्स्ट स्पेशल केस कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बोल दीजिए बच्चे, या क्या बोल दीजिए 180 डिग्री। तो मैं केस लेके चल रहा हूं कि व्हेन एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। यदि एंगल 0 डिग्री होगा बच्चे या 180 डिग्री होगा तो मैं डीबी की वैल्यू बोल देता हूं पहले। चलो डीबी वाला केस लेके चलो, डीबी की वैल्यू ये थी विदाउट इंटीग्रेशन। क्लियर, ये वाली, ठीक है। टोटल करोगे तो भी वही रिजल्ट देगा। तो साइन 0 रखता हूं तो भी वैल्यू 0 आ रही है, यदि साइन 180 लेता हूं तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि बेटा जो मेरा P पॉइंट है वो यहाँ नहीं लाई कर रहा, वो कहाँ लाई करेगा, मेरे कंडक्टर के ऊपर ही कहीं लाई करेगा, ऊपर ही कहीं लाई करेगा। वो कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट होगा तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये P पॉइंट यहाँ की बजाय कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 180 है तो मान लीजिए P पॉइंट यहाँ ना के अब की बार कहाँ आ जाएगा, भाई यहाँ इस साइड किसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0 और 180 मीन्स P पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर या ऑन द कंडक्टर। तो ऑन द कंडक्टर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज 0 होगी। तो इट मींस अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कभी भी उस कंडक्टर के किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा पहला स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस की मैं बात करता हूं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका थीटा बच्चे क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है, उस समय आपके पास डीबी की वैल्यू जो रहती है तुम्हारे पास वो क्या रहती है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल। और साइन 90 कितना तुम्हें पता 1 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी, क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारा मेन जो रिजल्ट था, जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमेशा कि कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर। तो अब ये था जी हमारा क्या, बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो विद डायरेक्शन हमने डिस्कशन किया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। सॉरी, इंपॉर्टेंस फीचर, इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इंपॉर्टेंस फीचर क्या है, ठीक है। तो फीचर देखेंगे हम बायोट-सावर्ट्स लॉ के। पहला फीचर बच्चे, पहला फीचर मैं अभी पढ़ के आया कि जब एंगल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, या फिर 180 हो जाती है, वहां पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो पहला फीचर तो ये है मेरे पास
कि जब मैं क्या ले लेता हूँ, कंडक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 0 आएगी। मेरा पहला फीचर था। सेकंड फीचर की मैं बात करूँ, इट इज एनालॉगस टू द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज एनालॉगस टू द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ की तरह ही है ये, उसी से मेल जोल खा रहा है तुम्हारे पास। कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो फोर्स था बेटा, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक, जो भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे मान लो, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास क्या होता था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r² के। तो यहाँ भी तो यही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r² के। तो इस पॉइंट से बोला गया कि एनालॉगस किसके है, ये कूलम्ब्स लॉ के। तो ये सेकंड फीचर था। थर्ड फीचर की मैं बात करूँ बेटा, थर्ड फीचर, तो थर्ड फीचर हमारे पास ये है बच्चे, ये क्या है, इसको हम इजिली, सॉरी पहले ये फीचर की बात करते हैं कि जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो तुम्हारे पास एप्लीकेबल है वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। तो आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ जब भी यूज करना हो तो आप स्टार्टिंग में कंडक्टर का क्या ले लोगे, स्मॉल से स्मॉल पार्ट कंसीडर करके चलोगे, ठीक है, जबकि स्मॉल पार्ट कंसीडर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इतनी स्मॉल लेंथ कहाँ से लेके आए हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक फीचर ही है, मतलब ये एप्लीकेबल किसके लिए, सिर्फ ओनली किसके लिए बेटे, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। यदि लार्ज लेंथ होगी तो वहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ आप अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था उसका थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर, ठीक है, इट कांट बी वेरीफाइड इजिली एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली इसको आसानी से वेरीफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के लिए बच्चे आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी किसकी, करंट कैरिंग एलिमेंट की। तो इतनी स्मॉल लेंथ कंसीडर करना बेटे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन हम इसकी नहीं दे सकते। तो ये था हमारे पास का फोर्थ फीचर। तो पांचवें फीचर की मैं बात करूं तो फिफ्थ फीचर में तुम्हारे पास क्या आता है कि जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो बेटा वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या हो, सिमेट्रिकल हो। क्या हो, सिमेट्रिकल हो, मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर तुम्हारे पास क्या हो, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। मतलब हर एक पार्ट के अंदर, हर एक पोर्शन के अंदर आपको करंट की जो वैल्यू मिले वो क्या मिले बेटा, इक्वल मिले। ये ना हो कि इस पोर्शन में आपका करंट लार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका करंट स्मॉल फ्लो कर रहा है, कि हर एक पार्ट में आपका करंट की अमाउंट सेम फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे बच्चे, बायोट-सावर्ट्स लॉ के कुछ फीचर थे, क्लियर है। तो आप यहाँ तक करेंगे इस टॉपिक को, आगे हम हमारी क्या आती है, बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इसके, ठीक है। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही।